हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स को, ठीक है। और इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम रिवीजन का, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। और उस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और वो सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। बस मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्या डिलीट है। डिलीटेड पार्ट को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम पहले उस पार्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल है। जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, इस बार हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम उस पर टाइम देंगे तो हो सकता है हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो हमसे कुछ छूट जाए, इसलिए हम उसको अभी नहीं ध्यान देने वाले, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन। चैप्टर नंबर 1 इज रिलेशन एंड फंक्शन, दोनों इसी में, रिलेशन एंड फंक्शन। टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, इधर उधर की ज्यादा कोई बात नहीं करनी, बस सीधे सीधे अपने टॉपिक पर डिस्कशन करना है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज रिलेशन। एवरीबॉडी नो दैट व्हाट इज रिलेशन। आप जानते हो कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। वी विल रिप्रेजेंट इट बाय R। और अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हम कहते हैं कि R इज सेट टू बी रिलेशन इफ इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर किन्हीं दो सेटों का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के का सबसेट बनता है तो इसको हम रिलेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट है बच्चों A और B। और मुझे बात करनी है इसके रिलेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे जो होता है A क्रॉस B, और उसको आपको पहले से क्लियर है कि इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 1B देन 2A देन 2B एंड 3A एंड देन 3B। तो बच्चों ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन का कोई एक रूल होगा कि किस तरीके से डिफाइन है, रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो वहां से जो भी कुछ डेफिनेशन होगी वो जब हम इन दोनों सेटों के बीच में रिलेशन निकालना चाहेंगे तो जो वैल्यूज जो एलिमेंट इस सेट में आएंगे, इस सेट में आएंगे, वो इसके सबसेट होंगे। कई बार ये टोटल इक्वल हो जाएगा, कई बार इक्वल नहीं होगा, कई बार पूरे के पूरे एलिमेंट उसके साथ आ जाएंगे, तो फुल टू A क्रॉस B ही रिलेशन बन जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होगा, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बना लिया और यहाँ बना लिया, और मैं सिर्फ दो लोगों को लेने वाला हूँ, सिर्फ दो लोगों को लेने वाला हूँ। इस टाइम IPL का धूम चल रहा है, ठीक है। चलो कंसिडर कर लेते हैं, MSD को ले लेते हैं और विराट को ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल दोनों पर्सनली फलाप चल रहे हैं, बाकी देखे जाए क्या रहता है। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टी में ले लेता हूँ KKR को ले लेता हूँ, चेन्नई सुपर किंग को ले लेता हूँ, और इनकी वाली RCB ले लेता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? MSD तीनों के साथ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही रूल है कि एक एलिमेंट पकड़ो और यहाँ सबके साथ उसको जोड़ दो। फिर विराट भी तीनों के साथ जाएंगे। बट अगर एक्चुअली में रिलेशन की बात करें तो दो ही बन रहे हैं, MSD का CSK से और विराट का RCB से, बाकी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन सब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। या अगर मैं कहता मैं KKR को बीच में ना लाता, मैं खाली CSK और RCB को रखता, तब भी MSD CSK के साथ तो रिलेशन बनता है पर RCB के साथ नहीं बनता। तो ये इसको समझने का सबसे लॉजिकल तरीका है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। वो कभी इक्वल होगा, बहुत रेयर, कभी नहीं इक्वल होगा। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रिलेशन किसे कहते हैं। एक्चुअली में जो हमारा टॉपिक है, जो हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सो हम लोग बात करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। बच्चों ये बहुत सिंपल और इजी होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जब आपके पास एक रिलेशन हो, मेरी बात को ध्यान से पहले समझिए। सपोज हमारे रिलेशन, आपके पास एक रिलेशन है, डिफाइन है, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस कहेंगे अगर उसमें तीन प्रॉपर्टीज आती हो, 3 कंडीशंस होल्ड करते हो, 3 रूल उसमें सेटिस्फाई होते हो। फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्सिव, द सेकंड वन इज द सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव।
किसी रिलेशन में अगर ये तीनों 1 by 1 होल्ड कर रहे हैं बच्चों, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। और समझते कैसे हैं? डेफिनेशन अगर इसकी देखें, एंड अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, किसी रिलेशन को, रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, said to be equivalence, किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं if it is reflexive, symmetric and transitive, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है बच्चों। इज इट क्लियर? अब हम ये जानना बहुत जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। सो फॉर दैट लेट्स सी, अगर आपके पास कोई रिलेशन है तो कहीं ना कोई सेट रहा होगा। कई बार हम एक ही सेट पर बात कर लेते हैं, ए ले लिए, ए पर बात कर लिए। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, एक सेट ए है, तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू ए, सभी ए के लिए जो कैपिटल ए में सेट में बिलोंग करते हैं, अगर हमको ऐसी सिचुएशन मिले बच्चों a, a belongs to r, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन r है वो क्या होगा? ये r जो है वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। कब ऐसा होगा? जैसे एग्जांपल के लिए यही समझते हैं, जैसे मैं इस सेट को ना लेता, मैं खाली इस पूरे पार्ट को आप डिलीट कर दिया, आप समझिए आपके पास एक सेट ये है, तो यहां से भी रिलेशन डिफाइन हो सकता है, r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। इज इट? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो मैं कहता कि अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, सभी ए के लिए जो कैपिटल ए में है, a, r में आना चाहिए बच्चों। इसका मतलब हुआ कि 1, 1 r में आना चाहिए, 2, 2 r में आना चाहिए, 3, 3 r में आना चाहिए। देन इट विल कॉल्ड इक्विवेलेंट, इट विल कॉल्ड रिफ्लेक्सिव फॉर दिस सेट। तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। ठीक। दूसरी बात इसी के साथ निकल कर आती है कि सिमेट्रिक क्या होता है, व्हाट इज सिमेट्रिक। इसके लिए अगर आप कहते हैं कि हमारे पास अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं जो ए में बिलोंग करते हैं, एंड उसके साथ एक शर्त है कि ए कॉमा बी जो है वो आर में आ रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहता कि 1, 2 जो है वो आर में आ रहा है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसके रिस्पॉन्स में हमको कहीं पर आगे चल के देखते हैं तो हमको बी ए भी आर में मिलता हुआ दिख रहा है। मीन्स इफ दिस बिलोंग्स टू आर एंड again you get 2, 1 also in R, then in this situation the relation is called what? Symmetric कहते हैं उसको बच्चों। The third one is that what is transitive? So transitive means suppose for any A, B, C belongings to R, कोई भी तीन एलिमेंट, सॉरी नॉट R, तीन एलिमेंट ले लिए जो A में बिलोंग करते हैं, तीन एलिमेंट ले लिए, और हम कहते हैं कि एंड एक कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि A, B एंड B, C बोथ बिलोंग्स टू R, ये हमको दिख रहे हैं कि R में है, और रिजल्ट में हम क्या मिलता है हमको कि हमारा A, C भी R में है, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है हमारा वो क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भैया शो कीजिए कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, शो कीजिए इक्विवेलेंस नहीं। एक यहाँ पर छोटा सा और पार्ट जुड़ा होता है, इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है, चलो उसको भी साथ में बता देता हूँ बस जल्दी से, फिर हम फंक्शन आपको बता देता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है या कोई एक सेट है, ठीक है, जैसे कोई भी एक सेट है, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट है या ए और बी, कोई भी दो सेट है, ए है और बी है, एक रिलेशन डिफाइन है, तो किसी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे लिखा जाता है, ए का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है, और इसमें जो एलिमेंट आते हैं उसका फर्स्ट मेंबर ये खुद होता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग्स टू। तो इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट विल बी द इक्विवेलेंस क्लास फॉर दिस एलिमेंट, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिलेशन में जाके ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढना होगा जिसका पहला नंबर वही है जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछा जा रहा है, और उनको इकट्ठा कर देंगे इक्विवेलेंस क्लास। तो ये लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आप देखेंगे लास्ट में लगा होता है अक्सर इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड, वो हमेशा इजी नहीं देता है कि आप बस करके एक बार में निकल गए, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा देकर रखेगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास का हो गया, और जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसी चैप्टर में वो फंक्शन है। एवरीबॉडी नो दैट फंक्शन इज व्हाट, सब कोई जानते हैं कि फंक्शन क्या है, और फंक्शन को समझने और समझाने के तरीके बहुत अलग अलग
अच्छे आए हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बढ़िया तरीके से फंक्शन को समझाया है। यू ऑल नो गाइस व्हाट इज फंक्शन। तो हम आपको बताते हैं कि फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, अ फंक्शन is a relation, or you can say a relation is said to be function if it is defined by some particular some rule, किसी नियम से ये डिफाइन हो। किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहेंगे अगर वो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग परिभाषित हो तो। और उसका काम क्या होता है, फंक्शन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे फंक्शन का काम ये होता है कि एक यहाँ पर देखिए एक इनपुट होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। यहां पर प्रोसेसिंग होती है, और यहां पर आउटपुट होता है। ये जो है ये फंक्शन है, फंक्शन की तरह भी है। फंक्शन इसके जैसा कुछ होता है कि जब हम उसको कुछ देते हैं तो जो इसका एल्गोरिथम है, जैसे सबकी अलग अलग एल्गोरिथम है। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जूसर मशीन का, बहुत कॉमन एग्जांपल है, सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको लेकर। एक एग्जांपल ले लेता हूँ प्रिंटर का। तो जूसर मशीन में कोई फ्रूट कोई इनपुट दिया गया तो जूस निकलता है, और प्रिंटर में ब्लैंक पेज देते हैं तो उधर से प्रिंटेड निकलता है। तो दोनों जूसर मशीन या प्रिंटर वो दोनों फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो फंक्शन का मतलब आप ये समझिए कि फंक्शन एक जो है मैपिंग है एक नॉन इम्प्लिटी सेट से दूसरे नॉन इम्प्लिटी सेट में, जो एक पर्टिकुलर रूल से डिफाइन होता है। और सभी के सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन में एक खासियत होती है कि किसी एक एलिमेंट को वो दो तरीके से सॉल्व करके नहीं देगा। जैसे कि आपसे कोई कहे कि एक प्रिंटर का फंक्शन है ब्लैक एंड व्हाइट, एक प्रिंटर का फंक्शन ब्लैक एंड व्हाइट है, आपने एक ब्लैंक पेज उसमें डाला और आप उम्मीद करें कि एक लाइन ब्लैक निकले और एक कलर निकले, फिर ब्लैक निकले, फिर कलर निकले, या आधा कलरफुल निकला है आधा ब्लैक निकला है। इट इज नॉट पॉसिबल। वो एक एलिमेंट पर लगकर उसका एक ही रिजल्ट देगा। हाँ, ये हो सकता है कि दो तीन का रिजल्ट सेम हो जाए, लेकिन एक का दो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो ये फंक्शन की क्वालिटी होती है, और रिलेशन में यही नहीं होता है। सो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। तो फंक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। उसको कुछ इनपुट चाहिए, यहाँ प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट देगा। ये जो इनपुट वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम डोमेन कहते हैं। डोमेन से ये दिया जाता है। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको कोडोमेन, पूरे को कोडोमेन कहेंगे। क्या आता है देखते हैं। और जितना आउटपुट निकलता है बच्चों उसको रेंज कहा जाता है। बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए, जो आउटपुट है, आउटपुट रिजल्ट ही तो होगा, आउटपुट रिजल्ट ही होगा। तो जितना आउटपुट आता है वो रेंज है। आउटपुट के अलावा कभी कभी आपसे बता दिया जाएगा कि यहाँ पर और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो कोडोमेन के मेंबर होंगे। अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो हम उसको डिफाइन किस तरह करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह दे देते हैं और रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, वर्क किस तरह करेगा। अलग अलग टाइप के फंक्शन है, आपने क्लास 11 में पढ़ के रखा है कि किसी फंक्शन को f फ्रॉम x टू y, ये कोई रिलेशन है, एक रिलेशन है x से y, इज अ रिलेशन। मैं कहता हूं इज अ रिलेशन, एक रिलेशन है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। इसी को हम लोग फंक्शन कहने लगते हैं इफ इट इज डिफाइंड बाय सम रूल। किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहने लगते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर रूल से डिफाइंड हो। जैसे इसका एक एग्जांपल दे, जैसे यही आपको लिखा हुआ है, फिर कहा गया कि ये इस तरह का रिलेशन है, ये इस तरह का फंक्शन है। या आप यहाँ पर एक और तरीके से कह सकते हैं, अगर आप ये बात समझ गए तो एक और डेफिनेशन आप देख लें, वो रूल बाद में बात कर लेंगे। f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी फंक्शन। इसको हम फंक्शन कहेंगे बच्चों, सेड टू बी फंक्शन इफ के बाद वो कंडीशन लिखिए, फॉर एनी x देयर विल एग्जिस्ट यूनिक। यहां पर एक ही रिस्पॉन्स आएगा किसी भी x के लिए। अगर हम यहां का कोई एक मेंबर लेंगे तो वो यूनिक इमेज देगा। एवरी एलिमेंट ऑफ x में वो मतलब कि इमेज देगा या नहीं देगा ये दूसरी बात है, लेकिन अगर देगा तो यूनिक देगा। ठीक है, for every x belonging to capital X,
देयर एग्जिस्ट यूनिक, ये बात जरूरी है, यूनिक y इन कैपिटल Y सच दैट fx इज इक्वल टू, ये होना चाहिए, वो y यूनिक होगा, एक से ज्यादा भी नहीं रिलेट कर सकते। जैसे आपको 11th में फंक्शन पहचानना सिखाया गया है, फंक्शन है कि नहीं चेक कीजिए। मैं बोला कि यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, मैं ऐसे यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, फिर ये फंक्शन, फिर मैं बोला कि ये जब ये फंक्शन f इस पर लगता है तो ये जाकर इसको मिलता है, मैं बोला, या जब ये मैपिंग लगती है तो ये बोला, फिर मैं बोला कि ये मैपिंग इस पर लगती है तो ये भी यहीं पहुंचती है। तो अब क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, सोच के बताना। और फिर मैं कहता हूं कि जब ये f इस पर लगता है तो ये यहां पहुंच जाता है। जल्दी में कुछ आंसर नहीं करना है, बहुत सोच के बोलना है। जब इस एलिमेंट पर f लगता है तो यहां इमेज दिया, इस एलिमेंट पर लगा तो भी यहां दिया, लेकिन फिर इसी पर लगाए तो रिजल्ट यहां भी आ रहा है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से ये फंक्शन नहीं, इसकी वजह से फंक्शन था, क्योंकि भाई कई सारे लोगों की एक जैसी इमेज हो सकती है, कई सारे लोगों की एक जैसी इमेज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक सेम साइज का एक ही बंदा होगा या एक ही ऑब्जेक्ट होगा, कई सारे लोगों की एक जैसी इमेज। लेकिन ये नहीं पॉसिबल है कि एक बंदे की दो इमेजें निकले, है नहीं, एक बंदे की दो इमेज निकले, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या दिख रहा था, एक से दो इमेज बन रहे थे, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस चीज को हटा लें तो ये, तो फंक्शन यही होता है कि यहां से अगर हम कोई एलिमेंट लें तो हमको इसके लिए यहां पर यूनिक मिलना चाहिए, यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए जो उसको रिलेट करे, यानी कि वो फैला पड़ा है हर जगह पर, यहां भी है वहां भी वहां भी, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ के एक से ज्यादा एलिमेंट भी यहाँ के एक एलिमेंट से रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की भी एक जैसी इमेज बन सकती है, एक जैसे सेम साइज के हो सकते हैं। तो ये बेसिक है फंक्शन का। यहाँ पर हमें इससे नहीं मतलब है, हमें यहाँ पर मतलब है वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू चेक कैसे करेंगे, ये इससे मतलब क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेगा कि वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, और वन वन ऑन टू चेक कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं कि वन वन किसे कहते हैं और ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, और उसके आगे की दो तीन बात, ठीक है। तो बच्चों देखिए, वन वन फंक्शन ये होता है एकदम सिंपल, अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन, ऐसे समझिए, वन 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 वन, ये मैपिंग है, ए है, बी है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को वन वन कहते हैं, इसको वन वन कहते हैं। इफ फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, for distinct element of domain there exist distinct images in codomain। वहां पर जो डेफिनेशन बताया वो ठीक है, लेकिन अब वो वाली डेफिनेशन इसमें थोड़ा चेंज है। वहां पर आपने कहा था कि दो की एक इमेज हो सकती है, तो वो जनरल फंक्शन था, हो गया। लेकिन अब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि किसी एक की एक ही इमेज हो सकती है, किसी एक की एक ही इमेज हो सकती है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, अलग अलग एलिमेंट, कहना था डिस्टिंक्ट इमेजेस, अलग अलग इमेजेस, तो एक की दो इमेज हो सकती है जी। तो ऐसे फंक्शन को वन वन कहेंगे। अगर कोई फंक्शन है और ये वाला नेचर नहीं शो कर रहा है तो उसको मैनी वन कहने लगते हैं। मतलब कि उसके एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस अगर बनी, सॉरी उस मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंटों की अगर एक इमेज बनी, जैसे सोचिए, अब आप ऐसे सोचिए, ये आपने समझ के रखा है कि यहाँ पर ए बी सी लिखा है, यहाँ पर डी और ई लिखा है, ये भी इसको मिल रहा है, ये भी इसको मिल रहा है, ये भी इसको मिल रहा है। ये पॉसिबल है क्योंकि आप अभी आपने बताया कि इमेजेस एक जैसी हो सकती है, तो पॉसिबल है। लेकिन खास क्या है इसमें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है द सेम इमेज, अलग अलग एलिमेंट एक इमेज, तो इसको, इस फंक्शन को मैनी वन कहा जाता है। मैनी मिल रहा है, मैनी वन। तो वन वन का मतलब एक का एक से करस्पॉन्डेंस, बट मैनी वन, तो अगर कोई फंक्शन वन वन को नहीं फॉलो कर रहा है, वन वन के रूल को नहीं, तो डेफिनेटली इट विल मैनी वन। अगर वो वन वन नहीं है तो इसका मतलब है कि तीन चार एक को जाके मिलेंगे या दो एक को जाके मिलेगा।
अगर 1 1 है तो एक को जाके मिलेगा, दूसरा दूसरे को मिलेगा, तीसरा तीसरे को। लेकिन अगर वो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि 2 1 को मिलेगी या 3 1 पर मिलेंगे, तो फिर वही मैनी 1। तो दो बातें दिमाग में रखेंगे, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेजेस, दिस इज 1 1। अगर 1 1 नहीं है बच्चों तो क्या होगा, मैनी 1 होगा। अब हमें ये चेक करना होता है कि कैसे 1 1 शो करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे काम की ये सारी चीजें नॉलेज पर्पज से हैं, एग्जाम में हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, लेट fx बी एनी फंक्शन, कोई एक फंक्शन है, यू वांट टू चेक दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। आप चाहते हैं चेक करना कि ये 1 1 है या नहीं, ठीक, आप ये चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे डोमेन का, ठीक है, फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंगिंग्स टू, कहां पे बिलोंग करेंगे, कैपिटल X में ले लिया दो एलिमेंट। फिर हम कहेंगे अगर 1 1 है तो अगर एलिमेंट, अगर इमेजेस बराबर हो, इमेजेस अगर अलग अलग होंगी तो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे, तभी तो 1 1 होगा। मतलब मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं कि अगर 1 1 है तो इसका मतलब है कि अगर इमेजेस अलग अलग दिख रही हैं तो एलिमेंट भी अलग अलग होंगे, और अगर इमेजेस एक जैसी दिख रही हैं तो एलिमेंट भी एक जैसे होंगे। तो हमें इसमें से एक कंडीशन को लेट करना होता है कि हम मान लेते हैं कि इनकी इमेजेस अलग अलग हैं। इमेज कैसे आती है, ये fx1 fx2, तो इसकी इमेज क्या आएगी, fx1 आएगी और इसकी क्या आएगी, ठीक है। मैं मान लिया कि ये जो फंक्शन है उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, मैं बोला कि ये fx इज इक्वल टू है बच्चों x प्लस 1, मान लिया, मानने में क्या आता है, एक फंक्शन है। अब मुझे चेक करना है कि वो 1 1 है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये लिखूंगा, फिर मैं कहूंगा कि लेट इमेजेस आर नॉट इक्वल। तो अब हमारी प्राइम ड्यूटी है ये प्रूफ करना कि एलिमेंट भी इक्वल नहीं होंगे। नाउ इट्स अवर ड्यूटी टू शो दैट इफ इमेजेस नॉट इक्वल, अगर इमेज अलग अलग है तो एलिमेंट अलग अलग होंगे, तभी तो 1 1 कह पाऊंगा। वेरी सिंपल। तो कहा जाता है कि जब fx पर लगाते हैं तो x प्लस 1 आता है, fx1 पर लगेगा तो x1 प्लस 1 नहीं आएगा, और इधर दोनों डेफिनेशन यूज कर दिया, 1 से 1 को कैंसिल कर दिया। आप कहां पहुंचे, आपने कहा बच्चों कि अगर इमेजेस इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं है, यही तो शर्त है किसकी, 1 1 की। तो इसी तरीके से जब 1 1 चेक करना होगा तो आप ये यूज करोगे, दो एलिमेंट लोगे डोमेन का, fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 मानोगे, और फिर डेफिनेशन का यूज करके प्रूव करोगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2। बस आपको पता चल जाएगा कि 1 1 है। अब दूसरी बात निकल कर आती है इससे कि ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में हम देखेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, कि कहा जाता है कि एक, इस बात को ध्यान देंगे, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, और ऑन टू को चेक करना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ इसमें, पहले तो ऑन टू की डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑन टू की डेफिनेशन है वो ये, देखिए कि अगर हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ऑन हमारे पास ये डोमेन है और ये बच्चों कोड है, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट है, बोला ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो ऑन टू का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी की प्री इमेज ना हो। A function is said to be onto if there should not exist any element in codomain which is not the pre-image of the domain element। मतलब किसी भी फंक्शन को onto कहेंगे अगर कोई कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो इससे रिलेट ना हो, सारे के सारे रिलेट हो, यहाँ पर एक को खाली नहीं बचना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। अब ऑन टू चेक करना होता है तो क्या करते हैं, मेरी बात समझ में आई है, इस कोडोमेन में सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव एन प्री इमेज। ये ज्यादा सही रहेगा, मस्ट हैव एन प्री इमेज। कोडोमेन के सारे एलिमेंटों का कोई ना कोई एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए, तो उसको ऑन टू कहेंगे। चेक कैसे करेंगे, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू y, इसका मतलब जाने x कहाँ बिलोंग करेगा, x यहाँ बिलोंग करेगा, y यहाँ बिलोंग करेगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होगी, x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होगी, और आपको ये दिखाना होगा कि y की वैल्यू अगर हम चेंज करें तो हमें x मिलता जाएगा, ये दिखाना होगा, क्योंकि यही तो y है।
तो इसकी वैल्यू बदले तो ये कहीं ना कहीं इसको जोड़ता जाए, इसको जोड़ता जाए। तो चलो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं वही वाला फंक्शन ले लेता हूँ जो हमने लिया था पहले, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, तो हम पहले ये लेट करेंगे fx इज इक्वल टू y। फिर fx की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y। फिर मैं x की वैल्यू y के टर्म में निकालूंगा तो y माइनस। अब अगर इसको मैं मानता कि ये मेरे रियल नंबर के सेट है, दोनों रियल नंबर के सेट है, तो आप y कोई भी रियल नंबर ले लो, कहीं ना कहीं इसको आगे जोड़ेगा ना। कोई भी रियल नंबर x y z कुछ भी ले लो, कोई रियल नंबर लोगे तो ये वैल्यू फिर से रियल तो आएगी। इन्फिनिटी तो केस है नहीं, कुछ इन्फिनिटी केस है नहीं, तो ये फिर से रियल आएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होंगे वो जाके इसको जुड़ते रहेंगे। मतलब फॉर एवरी y बिलोंगिंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r। कोई भी y ले लेंगे जो r में होगा, एक ना x तो मिलेगा ही मिलेगा r में जो उसके बराबर होगा। तो सारे एलिमेंट रिलेट हो गए। तो जब ऑन टू चेक करना होगा तो आपको यही चेक करना होता है कि फंक्शन को जो गिवन है उसको ये लेट करें और यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालें और देखें कि क्या ये जो y है यहाँ के सभी एलिमेंटों पर हमें x की वैल्यू फाइनाइट आती है और यहाँ मिलती है। अगर ऐसा है तो ऑन टू, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑन टू नहीं। तो ये इस जब 2020-21 के लिए यहीं तक का हमारा पार्ट है। 1 1 और 2 चेक करना, जो मेन पार्ट थे इनवर्स निकालना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो सब डिलीट कर दिए गए। ठीक है, तो इसको करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ग्राफ हटाया गया है, जो कभी वैसे भी नहीं पढ़ाया जाता था। ग्राफ को एनसीईआरटी को कोई ग्राफ से कोई मतलब ही नहीं रहता है, खासकर वो एक्सरसाइज सॉल्व करो तो वही ग्राफ हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी चलो हम लोग कुछ देख लेते हैं उसमें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है हमको। ठीक है, सेकंड है चैप्टर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो भी कोई 2 एक्सरसाइजों का चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले बच्चों आप बेसिक समझ लो, इसे बेसिक समझो। आपको कभी अभी मैं बहुत डीप नहीं जा सकता, वैसे इसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। पहले तो यही बहुत डीप है कि साइन कॉस टेन तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट होगा। कोई फंक्शन का इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 हो, ऑन टू हो, और कोई पीरियोडिक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होते, बाइजेक्टिव होता भी इनवर्स। तो पहला शर्त तो यही था, लेकिन हम वहां जा नहीं रहे। हमको बस बहुत जल्दी में इसको मतलब आपको बता देना है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। साइन इनवर्स x हो या tan इनवर्स x हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x है। ठीक, ये इनवर्स और ये साइन है, ये इसका इनवर्स है। या यहाँ पर कहीं लिखा हो cos इनवर्स और cos x, तो वैल्यू x बचेगी। यहाँ पर लिखा हो tan इनवर्स और tan x, तो बच्चों वैल्यू x मिलेगी। इसी तरीके से पहले तो आप ये जान लीजिए। दूसरी बात इसके साथ ये साइन इनवर्स cos x नहीं हो सकता, साइन इनवर्स cos x, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स cos x भी चेंज हो जाएगा। ये लिखा आपने साइन इनवर्स, यहाँ आपने लिखा cos x, ये क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज में। तो आप लिखोगे साइन इनवर्स और cos को लिखोगे sin pi by 2 minus x। You will write this. Now once again sin inverse sin pi by 2 minus x. It's on. तो वो चीज होते रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना क्विक रिस्पांस कर देते हो। ठीक है, तो ये तो लॉजिकली जब आपको कभी इस तरीके से चेंजेस क्वेश्चंस इक्वेशंस मिलेंगे तो आप ये लिखो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें दो एक्सरसाइजें, एक एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू बताई जाती है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ, और दूसरे वाले में आपसे कहा जाता है कुछ फॉर्मूला है आई थिंक सो। ठीक है, तो किसी भी उसमें जब आपको प्रिंसिपल निकालना है, किसी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट, पहली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिखा। तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की कोई भी ऐसी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते जो इसके रेंज में ना बिलोंग करता। अब रेंज जानने के लिए फिर वही बात अगर पहुंच गई कि जब भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तब एक ऐसे इंटरवल पर डिफाइन करेंगे जिस इंटरवल पर साइन अपनी वैल्यू को रिपीट ना करता। तो उसके लिए जो साइन का रेंज है बच्चों वो है -π/2 to +π/2। जब इस इंटरवल को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और जब इस पर फंक्शन लगाते हैं तब वो 1 1 और 2 दोनों होता है, तब उसका इनवर्स आता है। तो जब भी कभी हम यहाँ से कोई वैल्यू निकालेंगे तो हम ध्यान दें हमारे रेंज से बाहर ना जाए, नहीं तो आंसर निकाले बैठे रहे और रेंज से बाहर तो वो रॉन्ग माना जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो इसमें पढ़ना चाहिए, यहाँ को लाइक करना चाहिए। अब यहाँ वो लाइक करेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, तरीके तो बुक वाले ने बहुत अच्छे से बता के रखे हैं, लेट करो ये करो, हम उतना कहाँ करने वाले, हम तो क्विक करने वाले ना। फटाक से हम सोचेंगे 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, पहला क्वेश्चन। तो 1/2 साइन में बच्चों वैल्यू होती है साइन π/6 की, मीन साइन 30 की।
अब हम चेक करेंगे कि ये π/3 का हमारे उसमें आता है -π/2 से +π/2 के, ये 60 लिखा है, π/6 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू क्योंकि 30 होता है 30, तो ये उसमें आता है क्योंकि ये 60 लिखा है, तो -90 से +90 तक है। अब देखो आपने अभी तो सीखा है कि साइन इनवर्स साइन x अगर हो तो क्या बचता है, x बचता है। तो इस तरीके से अब एक और लिख देते हैं जो रेंज में ना है, लिख देता हूँ एक जो रेंज में ना है। तो चलो देख लेते हैं, मैं बोला कि बच्चों साइन इनवर्स और -½ लिखा हुआ है, -½ अब आप सोच रहे स्टार्ट कर दीजिए अब क्या करूँ। तो सबसे पहला काम तो हम यही करने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे इसको साइन इनवर्स और फिर यहाँ लिखेंगे माइनस साइन और π/6 लिखेंगे। लेकिन ये अभी बीच में ये प्रॉब्लम है, ये आगे नहीं जाने देगा, इसको यहाँ से न्यूट्रल करना होगा, रिड्यूस करना होगा। अब आप सोचिए कि साइन में हम क्या करें कि वो माइनस हट जाए। हमको पता है बच्चों, एकदम अच्छे से हम जानते हैं कि साइन जो है वो नेगेटिव कहाँ होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। अच्छा वैसे सोचिए, एक और बात ऐसे सोचिए कि -π/6 क्या वहां पड़ेगा, पड़ जाएगा, तो -π/6 पड़ जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद कीजिए ना कि साइन -θ विल इक्वल टू साइन -sin θ। थोड़ा सोचना पड़ेगा, अलग पता नहीं क्या क्वेश्चन मिल जाए। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है और यहाँ पर -π/6 है, और अब फिर से वही कहानी बनेगी, -π/6 आएगा जो बिलोंग करता है उसके रेंज में। तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि cos और इनवर्स और -1/2 करना है, तब आप क्या करते, cos इनवर्स -1/2 करना है तो आप क्या करते। तो इसमें आप करते ये कि आप लिखते cos इनवर्स, फिर आप cos 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है -120 की वैल्यू होती है, 120 रेंज से बाहर, 120 रेंज से बाहर। तो फिर आप क्या करते बच्चों, cos लिखते और 120 का मतलब होता है 2π/2, एक तो आएगा 36 और 3 12, हाँ ठीक, तो 12, हाँ ठीक है अभी आ गया। लेकिन हम ये भी जानते हैं, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, या यही पर ब्रेक कर सकते थे। अगर मैं ये ना लिखता, मैं ऐसे लिखता कि माइनस और यहाँ पर लिख देता π/3। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है आपको पता है, सेकंड क्वाड्र में जब जाएंगे, जब सेकंड क्वाड्र में जाएंगे, हाँ। लेकिन कॉस वाले का रेंज क्या पता है आपको क्या होता है, कॉस वाले का रेंज 0 से π होता है, 0 से π आता है। तो जब सेकंड क्वाड्र में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्र में हम लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस cos थीटा होता नहीं होता, cos 180 - θ। तो इसकी जगह पर cos 180 - θ लिखूंगा तो वो जो मैं 2π/3 लिखा था वही बनेगा, cos से cos काट 2π/3 रेंज में आएगा, पाई से छोटा है 2π/3। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो दूसरी एक्सरसाइज इसमें पहले वाले में बस यही है, ये पर 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं। जो दूसरी एक्सरसाइज आपके लिए है वहां पर वो देखिए क्या है। दूसरी एक्सरसाइज में बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे गए हैं जिनको हमें समझना होगा। उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले देखने होते हैं, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज देखनी होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो ये आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एक ये होता है। दूसरा होता है इसी के साथ tan वाला होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स π/2। इसी के साथ सेक और कॉसेक का होता है, π/2 होता है। ये सारी चीजें इसी के साथ निकल कर आती है। एक बात हो गई। दूसरी बात, इसके साथ और भी कई सारे फॉर्मूले आते हैं। जैसे मैं आपको बताता कि यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मिलता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फॉर्मूला ये बनता है। इसकी वैल्यू जानते कितनी आती है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस माइनस y अपॉन माइनस xy, ये बनता है। दोनों प्लस माइनस लगा दिया, अब वहाँ प्लस माइनस लगा दिया तो यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, एक वैल्यू। इसके साथ और भी चेंजेस आते हैं। अब और भी क्वेश्चन फॉर्मूले आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी उनको डील नहीं करती है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y भी आता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी आता है, माइनस भी आता है। लेकिन हमको ये सिखाया जाता है कि जब कभी आपको ये सारी चीजें मिले तो आप उसको इसमें चेंज कीजिए। तो हम लोग अब चेंज करना सीखे कि कैसे चेंज करके टाइम में जाएंगे। वैसे इनके फॉर्मूले बड़े हैं, अगर लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का होता है, ये होता है फॉर्मूला, देखो साइन इनवर्स x अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x, आई थिंक सो यही होता है, ठीक है। लेकिन अब हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या उन्होंने नहीं बताया तो उन्होंने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने तरीका बताया। तो सपोज कर लीजिए कि आपको ये नहीं आता है और आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो बच्चों एकदम सिंपल है। जैसे आपको मिला है लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आप मान लीजिए कि थीटा है, मान लीजिए थीटा, तो थीटा है तो बच्चों x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा।
अब फटाक से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये कितना आएगा 1 माइनस पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से आगे अब हमको इसका tan बनाना है, तो बच्चों कितना सिंपल है ना, tan थीटा विल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो क्या आएगा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट। ऐसे दूसरे वाले का निकाल लेंगे फटाक से उसको tan इनवर्स। अब ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की tan इनवर्स और x अपॉन रूट परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। फिर y का निकालेंगे, फिर जब हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा बस हम वो वाला फार्मूला लगा देंगे, आंसर कर जाएंगे। अब उसके अलावा दो तीन सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन जैसे सब्स्टिट्यूशन में आपको कभी मान लीजिए कि आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिल गया या इसी का अंडर रूट मिल गया बच्चों, सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको अगर आंसर करना है तो आप फटाक से क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू a और sin थीटा या कभी-कभी a cos थीटा, डिपेंड ऑन a sin थीटा a cos थीटा आप पर डिपेंड करता है, पुट करके आंसर कर लीजिए। या कभी-कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर और प्लस माइनस a स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दें, a sec थीटा या a और sec थीटा पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमको प्लस मिलता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हम क्या करने वाले x इज इक्वल टू a tan पुट करेंगे या कौन पुट करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट कर लिया तो आंसर कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिल गया sin इनवर्स और यहाँ है 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो अब उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं, उसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं। कैसे, जब उसको सॉल्व करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे sin इनवर्स, और फिर मैं बोला कि अभी तो कटेगा ही नहीं, कहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, तो अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा तो x की वैल्यू sin थीटा इस करो तो cos आएगा और ये sin, तो 2 sin a cos a मतलब sin 2 वैल्यू पुट करने के बाद sin 2 थीटा बनेगा, ऐसे नहीं बन जाएगा। अब उसके बाद sin से sin कैंसिल तो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा इक्वल 2 और sin इनवर्स। तो इस तरीके से हम मतलब इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ है उसको कर चलेंगे, ओके।